आज़ादी के पथ पर अंतरिम सरकार की स्थापना का परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। चूंकि मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार की स्थापना में हाथ नहीं बटाया था, अतः उसने खुल्लम खुल्ला कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जिन्ना साहब ने तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस के प्रवेश को हिंदू राज्य का अत्याचार कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, देश के कोने कोने में अमानुषिक क्रांति का बीजारोपण किया जाने लगा। विशेषकर कलकत्ता, नोआखली और पंजाब में तो अत्याचार और अनाचार की हद ही हो गई। नोआखली और पंजाब में तो लोगों के घर लूट लिए गए और ना जाने कितने हिंदू और सिख भाई बहनों की हत्या भी की गई। इस प्रकार बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर सरकार ने पुनः मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना की। फलतः मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि उक्त सरकार में शामिल भी हुए, किंतु क्रांति की आग को बुझाने के बदले उन लोगों ने उस ओर अधिक सुलगाना ही प्रारंभ कर दिया। जहां जहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां वहां क्रांति की लपटें और अधिक बढ़ती गई। अतः बाध्य होकर कांग्रेस ने कई बार त्यागपत्र देने की धमकी भी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, अतः अंग्रेजों की कूटनीति का पदार्पण करते हुए उन्होंने कहा, लॉर्ड वेवल और लीग की गुटबंदी का उद्देश्य कांग्रेस से सरकार से निकालना है। देश का वातावरण अभी गर्म ही था कि वायसराय लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन का शुभ आगमन हुआ। मार्च 1947 में वे पधारे और 3 जून सन 1947 को श्री एटली से विचार विमर्श करने के बाद एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने तो इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पाकिस्तान मिल रहा था। माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान को विभाजित बंगाल तथा पंजाब, असम का सिलहट जिला, सिंध तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत मिले। किंतु कांग्रेस के समक्ष यह योजना विकट समस्या के रूप में उपस्थित हुई। इसका एकमात्र कारण यह था कि कांग्रेस अखंड भारत के पक्ष में थी। गांधी जी के साथ साथ अनेक वरिष्ठ नेताओं ने देश विभाजन का खुलकर विरोध किया, किंतु सांप्रदायिकता की भीषण ज्वाला एवं अंग्रेजों की कूटनीति से तंग आकर अंत में सब ने अपनी अपनी स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के बाद भी अधिकांश भारतीय नेता एवं जनता देश विभाजन के प्रश्न को लेकर अफसोस प्रकट कर रहे थे। सरदार साहेब ने तुरंत जनता की नाड़ी पकड़ी और निम्नलिखित आशय की बात कहकर सबके हृदय में नई शक्ति और नूतन प्राण धारा का संचार किया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए देश विभाजन के प्रस्ताव को मंजूर करना गलत नहीं है। सर्वविदित है कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत लीग के समस्त विभागों में चपरासी से लेकर ऑफिसर तक मुसलमान ही रखे जा रहे थे। अच्छे अच्छे पदों पर से भी हिंदुओं को निकाला जा रहा था। साथ ही अंग्रेज और लीग के गठबंधन के कारण देश के विभिन्न स्थानों में शोणित की सरिता बहाई जा रही थी। माताओं एवं बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। इस प्रकार जब अत्याचार और अनाचार की सीमा का अतिक्रमण होने लगा, तब विश्वासघात की छुरी ने हमारे कोमल हृदय को बेध दिया। तब बाध्य होकर हमने फैसला किया कि देश के चतुर्दिक विकास के लिए देश का विभाजन आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, बेदिल नौकर भी दुश्मन के समान समझा जाता है। फिर देश की उस जनता से जो देश के विकास की दुश्मन है, जो देश की संस्कृति की विरोधी है, जो देश की माताओं एवं बहनों को अपनी माता एवं बहन नहीं मानती, भविष्य में क्या आशा की जा सकती है? यह सोचकर कि अनिच्छुक मुसलमानों के रहने से देश का विकास होना असंभव है, देश विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि देश विभाजन के उपरांत 75 से 80% भारतीय भागों की विकास मंजिल का आलिंगन हम अपनी प्रतिभा से करेंगे। निसंदेह इससे हमें शक्तिशाली एवं महान बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। फरवरी सन 1947 में
ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी के साथ सहानुभूति रखती थी, ने क्वीन के कजन लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का वायसरॉय नियुक्त किया। उनको साफ साफ बता दिया गया था कि अंग्रेजों को भारत से अब बाहर निकल आना है और सत्ता को हिंदुस्तानियों कांग्रेस को सौंप देना है। जैसे ही वह दिल्ली आए, उन्होंने राजा महाराजाओं को चैम्बर ऑफ प्रीसेंस में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। उस दिन दुनिया की सबसे कठोर सीमाओं में जकड़ी हुई बिरादरी की वह अंतिम सभा थी। जरी की सुनहरी पोशाकों, तमगों से चमचमाती हुई वर्दियों, हीरो जवाहरात से दमकती हुई पगड़ियों में सजे धजे, पसीने से तरबतर भारत के 75 सबसे महत्वपूर्ण महाराजा और नवाब और 74 दूसरे राजे महाराजों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके दीवान नई दिल्ली की उमस भरी गर्मी में वायसरॉय के मुंह से यह सुनने के लिए जमा हुए थे कि इतिहास ने उनकी किस्मत का क्या फैसला किया है। माउंटबेटन खुद अपनी नौसेना की वर्दी में चमकते हुए, तमगों के कतार सजाए हुए नरेंद्र मंडल के उस छोटे से चंद्राकार कमरे में आए। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष उन्हें अपने साथ मंच पर ले गए, जहां से वह बड़े शांत भाव से अपने सामने बैठे हुए उन दुखी लोगों को घूर कर देखते रहे। माउंटबेटन ने दृढ़ता के साथ कहा, पासा फेंका जा चुका है। उसने राजाओं के शासन के अंत की ओर संकेत कर दिया। हैदराबाद के निजाम ने कपूरथला के महाराजा से पूछा, मित्र, यह पासा फेंकने वाली बात किस ओर संकेत करती है? शायद अंग्रेज हमें और सुविधाएं देना चाहते हैं। ओह, मैं तो घबरा ही गया था। लेकिन तभी माउंटबेटन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सभी राजा महाराजाओं और ब्रिटिश क्राउन के साथ आपकी प्रसिद्धि संधियों को हल करने का कोई समाधान मुझे नजर नहीं आता। अगर आप सब लोग अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखकर अपना शासन चलाते हैं, तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन नामक एक दस्तावेज पर भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे अब सब लोग भारत व पाकिस्तान में से किसी एक राष्ट्र के साथ जुड़ सकते हैं, जो स्वतंत्रता के साथ बागडोर संभालेंगे। यह क्या बक गया? क्या हम 2 टके के नेताओं से समझौता करेंगे? निजाम ने कपूरथला के महाराज की राय जाननी चाहिए। ये अंग्रेज आखिर अपनी प्रभु सत्ता की अंत्योष्टि क्यों करना चाहते हैं? बागी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इतना महत्व क्यों दिया गया है? इन्हें जाना ही है तो हमें हमारे हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन लगता है छोड़ेंगे नहीं। आसार तो कुछ ऐसे ही हैं। माउंटबेटन को पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने जो रास्ता बताया है, उसी पर चलकर भारत के राजे महाराजा अपने लिए सबसे अच्छी व्यवस्था की आशा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ये लोग कितना भी ना चाहें, वे कितनी ही व्यथित होकर इसके विरुद्ध आवाज क्यों ना उठाएं, पर वह उन्हें बटोर कर पटेल की झोली में ही डाल देंगे। माउंटबेटन अपने भाषण के लिए कुछ लिखकर नहीं लाए थे, पर उनके स्वर में खरापन और जोश था। उन्होंने अपने श्रोताओं से अनुरोध किया, सभी विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी रियासतों को लेकर भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। चारों तरफ खामोशी थी, जैसे कि राजा महाराजाओं को सांप सूंघ गया हो। पर माउंटबेटन शांत रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना जारी रखा, हथियार उठाने का नतीजा खून खराबा तथा तबाही के अलावा और कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आज से 10 साल बाद की बात सोचिए कि उस वक्त भारत की और दुनिया की क्या हालत होगी, और फिर उसी हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। इतिहास के उतार चढ़ाव की इस दलील पर वहां पर जमा भांति भांति के लोगों पर उतना असर नहीं हुआ जितना कि वायसरॉय की उस बात का जो उन्होंने इसके बाद कही। उनका अस्तित्व मिटने वाला था। जिस दुनिया से वे परिचित थे वह ढह रही थी, लेकिन जिस दलील का उनमें से कुछ लोगों पर सबसे ज्यादा असर हुआ, उसका संबंध मणिकारी के उन रंग बिरंगे टुकड़ों से था जो उनके सीनों पर चमक रहे थे। माउंटबेटन ने स्पष्ट कहा,
अगर आप लोग विलय के समझौते पर दस्तखत कर देंगे तो पटेल और कांग्रेस आप लोगों को इस बात की अनुमति दे देंगे कि आप ब्रिटेन के बादशाह से सम्मान और उपाधियां पहले की तरह ही पाते रहे। अपना भाषण समाप्त करने के बाद वायसरॉय ने उन सभी राजा महाराजाओं से प्रश्न पूछने को कहा। माउंटबेटन उन लोगों की बेतुकी बातें सुनकर दंग रह गए। उन लोगों को जिन चीजों में दिलचस्पी थी उनमें से कुछ तो ऐसी बेतुकी थी जो वायसरॉय एक क्षण के लिए यह सोचने लगे कि इन लोगों को और उनके दीवान लोगों को यह पता भी है या नहीं कि उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। इस प्रतिष्ठित सभा में भाग लेने वाले निजाम को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर उन्होंने भारत में अपनी रियासत का विलय कर दिया तो क्या आज की तरह उन्हें अपनी रियासत के जंगलों में शेर का शिकार करने का अधिकार रहेगा। रियासत में शेर का शिकार कहां से आ गया और जनता व धनपतियों से नजराना लेना। नए भारत में नए कानून बनेंगे और वे कैसे होंगे उनके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते आप? निजाम ने पूछा। क्योंकि नए कानून तो भारतीय स्वयं ही बनाएंगे, वायसरॉय का जवाब था। क्या कानून हम राजा लोग नहीं बना सकते? माउंटबेटन एक क्षण तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने सामने रखा हुआ बड़ा सा कांच का गोल पेपरवेट उठा लिया। कांच के उस गोल टुकड़े को अपने हाथों में किसी प्राचीन भारतीय साधु महात्मा की तरह घुमाते हुए उन्होंने कहा, मैं अभी अपने गोले में देखकर बताता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब क्या हो। अपने माथे पर बल डालकर वह कांच के उस गोले को बड़े रहस्यमय ढंग से घूरते रहे। लगभग 10 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, जिसके दौरान सभा भवन में कुछ अधिक सुथल काया वाले नरेशों की सांस लेने की आवाज ही सुनाई देती रही। भारत में महाराजा भी ऐसे जादू टोने को हास्य विनोद समझकर टाल नहीं सकते थे। माउंटबेटन ने बड़े नाटकीय ढंग से अस्फुट स्वर में कहना शुरू किया, ओह, वह रहा आपका बनाया हुआ भावी संविधान, जिसमें लिखा है कि प्रशासक वह होगा जिसे जनता चुनेगी। इसी दिन दोपहर बाद निजाम ने वायसरॉय के सबसे कट्टर विरोधी सर कॉनरेड कॉर्नफील्ड से एक गुप्त मुलाकात की। सर, आप ही कुछ करिए। क्यों नहीं, मैं आज ही हवाई जहाज से लंदन जा रहा हूं और सीधे सम्राट से ही बात करूंगा। फिर उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी निजामशाही पर आंच नहीं आने दूंगा। आपसे ऐसी ही उम्मीद है। कॉर्नफील्ड ने समय से पहले ही अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया था। उन्होंने भारतीय नरेशों की विचित्र मंडली से, जिसकी सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया था, विलय की नीति को मान लेने का अनुरोध करने के बजाय, जिससे वह स्वयं ही समझ नहीं रहे थे, भारत छोड़कर चले जाना ही उन्होंने बेहतर समझा। हालांकि निजाम सोच रहे थे कि वे उनके हित की बात करने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं। इसके अगले दिन माउंटबेटन और देसी रियासतों के राजा अंतिम औपचारिक भोज के लिए जमा हुए। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर माउंटबेटन बहुत उदास थे। उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के सबसे पुराने और सबसे वफादार मित्रों से अंतिम बार उनके नाम का जाम पीने का अनुरोध किया, और अब अंतिम जाम आप सब लोगों के नाम। अंतिम जाम क्यों? क्या आप हमारे महलों की शोभा अब कभी नहीं बढ़ाएंगे, या हमें कभी अपने चरणों की धूल लगाने का सुअवसर नहीं देंगे? निजाम ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह जाम तो रियासत की चौसर का अंतिम जाम है। मैं कुछ समझा नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो बेहतर रहेगा। सीधे शब्दों में कहूं तो अब आप लोगों के दिन लदने वाले हैं। दिन लदेंगे हमारे दुश्मनों के। नरेंद्र मंडल की बैठक में तय किया गया कि ब्रिटिश शासन की समाप्त होते ही हम लोग पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता के साथ राज्य करेंगे और कांग्रेस से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसा आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जल्दी ही एक क्रांति का सामना करने वाले हैं। थोड़े ही समय बाद आपकी सार्वभौम सत्ता आपसे छीन जाएगी। ऐसा होना अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने अनुरोध किया, 15 अगस्त को जिस नए भारत का उदय होने वाला है उसकी ओर से मुंह ना मोड़िए
उस भारत के पास विदेशों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए काफी संख्या में योग्य आदमी होंगे। उसे डॉक्टरों, वकीलों, योग्य प्रशासकों और सेना में अंग्रेजों की जगह लेने के लिए प्रशिक्षित अफसरों की जरूरत होगी। उनमें से कई राजे महाराजे विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्हें अपने रियासतों के शासन का कामकाज चलाने का अनुभव था। वे लड़ाई में अपने जौहर दिखा चुके थे। उनमें अनेक कौशल थे जिनकी भारत को जरूरत पड़ने वाली थी। उनके सामने दो रास्ते थे। वे फ्रांस के दक्षिणी समुद्र तट के ऐसे गांवों में रंगरलियां मना सकते थे या फिर वे अपने राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते थे और भारतीय समाज में अपने लिए और अपने वर्ग के लिए एक नई भूमिका तलाश सकते थे। माउंटबेटन को इसके बारे में तनिक भी संदेह नहीं था कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने बड़े विनीत भाव से कहा, इस नए भारत को अपना लीजिए। राजा महाराजा, नवाब और निजाम भले ही माउंटबेटन की बात से सहमत ना हुए, लेकिन वे अच्छी तरह जान गए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने हम राजाओं को एक थाली में नेहरू की कांग्रेस पार्टी या दूसरे में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को परोस दिया। ना तो गवर्नर, ना ही उच्च ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स और ना ही महाराजगण इस बात को विश्वास कर पा रहे थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। एक ही स्ट्रोक से वायसरॉय ने अपने सारे संबंध, प्रतिबद्धता और करार जो पूर्व में हुए थे और जिससे वे सुरक्षित थे और ब्रिटिश राज भी चलता जा रहा था, समाप्त कर दिए। यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात था, इतना बड़ा कि महाराज लोग स्तब्ध रह गए। यह सही तरीका था जिससे इंग्लैंड ने महाराजाओं के दूसरे विश्व युद्ध में दी गई तमाम सहायता का शुक्रिया अदा किया। निजाम हैदराबाद ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज के 3 स्क्वाड्रन की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराया था। देशी राज्यों से हजारों वॉलंटियर सिपाही की भर्ती करके दिए गए और राजाओं ने 1800 लाख रुपए की युद्ध बॉन्ड या वॉर बॉन्ड खरीदे थे। जिस राज की उन्होंने इतनी शक्तिशाली तरीके से सहायता की थी, अब उसी ने उनके दुश्मनों गणतांत्रिक कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया था। फिर मुस्लिम लीग को, जो कि जल्द ही उनकी प्रभुसत्ता को छीनने को तैयार थी। क्या इसका कोई विकल्प है? निजाम इसी विचार में पड़े थे। हाँ, इसका विकल्प है। वह मन मन में बड़बड़ाए, मुझे अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर देना चाहिए, पर क्या मैं 2 उभरते हुए राष्ट्रों भारत या पाकिस्तान से मोर्चा ले पाऊंगा? निजाम ने फिर सोचा, दोनों ही नए देश मेरे राज्य को हड़पना चाहेंगे। फिर उन्होंने लंबी सांस ली। हाँ, माउंटबेटन सही है, पासा फेंका जा चुका है। अंततः निजाम ने माउंटबेटन की सलाह मानने से इनकार कर दिया। भारत के साथ समझौता करने की हर कोशिश की उपेक्षा करते हुए हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटेन को इस बात पर मजबूर करने की नाकाम कोशिश की कि वह अपनी रियासत को एक स्वतंत्र राज्य मान ले। भव्य महल में बैठकर यह कंजूस राजा अपने सबसे पुराने दोस्त की बेवफाई और ब्रिटेन के सम्राट के साथ लंबी वफादारी के बंधनों के टूट जाने का दुखड़ा रोते रहे और किसी भी राज्य में शामिल होने से इनकार करते रहे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अखंड भारत का निर्माण। तब तक के लिए धन्यवाद।